क्या नेतन्याहू की हार माना जाएगा पर्सनल और ये उनके पॉलिटिकल करियर का भी खात्मा होगा? एक क्रिमिनल अगर इस तरीके से सीजफायर को मान ले तो उसकी शिकस्त होगी। क्या अमेरिका और इजराइल का दबदबा इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया में कम हुआ है और इसने एक नया पैगाम दिया है? जो आप कह रहे थे भोकाल, वो भोकाल तो जंग खत्म होने के बाद पता चलेगा कि अब कितना है। मिडिल ईस्ट आय के हवाले से कल मैंने एक खबर अपने प्रोग्राम में पढ़ी थी तस्लीम साहब कि मिस्र के 3 ऑफिशियल्स ने मिडिल ईस्ट आय से बात करते हुए बात बताई है कि मिस्र और इजराइल इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली फ़ौज का कब्ज़ा रहेगा, लेकिन रफ़ा क्रॉसिंग खोलने के बदले रफ़ा क्रॉसिंग खोली जाएगी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजरायली आईडीएफ जो है अपने पास रख ले और गज़ा क्रॉसिंग पर वहाँ पर जो राफा क्रॉसिंग पर वो निज़ाम गज़ा के लोग या फ़लस्तीनी संभालेंगे। ये किस तरीके की अल-सीसी डील करना चाह रहे हैं कि पूरी निगरानी सरहद से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या ला रहा है, क्या ले जा रहा है, इस पर निगरानी पूरी इजराइल की होगी। बस क्रॉसिंग पर चौकीदार और गार्ड बनकर खड़े हो जाएंगे कि भाई आप आ जाइए, आपके ठप्पा लगा दिया, आप चले जाइए, आपके ठप्पा लगा दिया, ये फ़लस्तीनियों के पास होगा। इस तरीके के आप नहीं डील देखिए, से क्या बॉर्डर तो समझ? देखिए ये लूला लंगड़ा प्रपोजल है और इसमें आप सारा इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो मिस्र में खड़े होके आप इसराइल के हाथ में दे रहे हैं। रफा से कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, कुछ रिलीफ मटेरियल चला जाएगा, ऐसा होना मुमकिन है। लेकिन इस मुमकिना के लिए जो आप सिक्योरिटी सिस्टम उनके हाथ में दे रहे हैं, आप एक तरीके से खुद इसराइल की खिड़की मिस्र के अंदर खोल रहे हैं। ये बात अल-सीसी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आप एक बड़ी अभी तो खिड़की खुली हुई थी, आप एक दरवाज़ा रफ़ा के नाम पे खोलना चाहते हैं, उससे थोड़ा बहुत आप ज़रूर रिलीफ वहाँ पहुँचा सकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसी रास्ते पर देखिए इस्माइल हानिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर जो पहला अटैक हुआ था, वो अटैक यहीं पर हुआ था, इसी रफ़ा पर हुआ था और इसराइल के आर्मी ने इनको जाते वक़्त रोका था और उसमें इनके एक साहबज़ादे शहीद हुए थे। जब ये कुछ कैश लेके वहाँ जाना चाहते थे और फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। तो खुले हुए रफ़ा बॉर्डर पर भी ये हालत थी। अब अगर अल-सीसी की तजवीज़ के मुताबिक रफ़ा बॉर्डर को खोलते भी हैं, इसराइल की निगरानी में खोलते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला उससे लगता नहीं है मुस्तक़बिल। आपने इस्माइल हानिया का ज़िक्र किया। पिछले महीने के आखिर तारीख में या इस महीने की पहली तारीख में उन पर जो ईरान में हमला हुआ और उन्होंने अपनी जान गंवाई, उसके बाद याह्या सिनवार जो चीफ पॉलिटिकल ब्यूरो के बने हमास के, क्या इनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्माइल हानिया से, या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक मिला जुला फैसला होता है, चाहे वो सीज़ फायर पर हो, चाहे वो नए अटैक पर हो, उसमें याह्या सिनवार बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, या कुछ हमास को एक नई ताकत मिलेगी याह्या सिनवार के आने से, हानिया के जाने से कुछ ज़्यादा घाटा हुआ है क्या? देखिए, एक फ़र्क बहुत वाज़ेह है। इस्माइल हानिया साहब से मेरी भी मुलाकात हुई है। 2 मर्तबा मैं मिला हूँ उनसे। बहुत मुख्तसर सी दुआ सलाम और मुआनक़ा और 4-5 जुमलों का तबादला। इस्माइल हानिया साहब बेसिकली एक पॉलिटिशियन और एक डिप्लोमेट थे और उनकी डिप्लोमेसी का नतीजा था कि 7 अक्टूबर के बाद सारी दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए जो लॉबिंग हुई और आज पूरी दुनिया खड़ी हुई है हमास के साथ भी और गज़ा के साथ भी, वो नतीजा था इस्माइल हानिया के कनेक्शंस का और उनके अपने मीडिया आउटलेट को इस्तेमाल करने का और लॉबी करने का, जो उन्होंने हर महाज पे लॉबी की, दसियों साल लॉबी की। उन्होंने पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा था और मैं मौजूद था उसमें कि ये जंग अचानक नहीं हुई है। यानी 7 अक्टूबर अचानक नहीं हो गया है। इसकी तैयारी हमने सालों की है और फिर उसके उन्होंने बताए थे कि उसमें क्या-क्या तैयारी की। उसमें एक ये भी था कि हमने मिलिट्री को ट्रेनिंग देने का 4 साल का बाकायदा कोर्स बनाया है और उस कोर्स पर गज़ा के अवाम जो मिलिट्री में आते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं 4 साल की। इसी तरह सोशल मीडिया और डिप्लोमेटिक लॉबिंग यानी सफ़रा के सफ़ीरों के दरमियान जाके दुनिया भर के लॉबिंग करना, ये सारे काम सालों से करने के बाद 7 अक्टूबर को हमला किया है। ये शख्सियत है इस्माइल हानिया की। जबकि जो संवार साहब हैं, इनकी शख्सियत है आर्मी की।
ये मिलिट्री कमांडर की हैसियत से और एक की हैसियत से वहां पर काम करते रहे हैं, कर रहे हैं। अभी भी अल-क़िसाम ब्रिगेड के जिम्मेदार वो थे। हरचंद के जो फैसले हैं हमास के, वो शूरा के जरिए होते हैं। वो इज्तिमाई तौर पर सब बैठ के मशवरा करके सारे फैसले करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो निज़ाम है, उस निज़ाम शूराई निज़ाम में भी जो अमीर है, उसकी हैसियत 1 प्लस होती है। तो फैसले शूरा कुछ भी करे, लेकिन आखिरी फैसला अमीर को करना होता है। इसलिए संवार की जो हैसियत है हमास में, वो बड़ी फैसलाकुन है और अब वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि वो मिलिट्री वाली उनकी एक पोज़ीशन है और मिलिट्री के अंदाज़ के फैसले होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आइंदा। रहमानी साहब, जिस तरीके से अभी हम याह्या सिनवार पर बात कर रहे थे या हमास की स्टाइल ऑफ वर्किंग पर बात कर रहे थे, हम उससे अलहदा अगर एक सवाल ये करें कि क्या 7 अक्टूबर के बाद से मिडिल ईस्ट में इजराइल और उसके सरपरस्त अमेरिका का दबदबा ख़त्म हुआ है, हल्का पड़ा है? यमन के हुतीज़ और लेबनान के हिजबुल्लाह के लगातार हमलों से हो रहे नुकसान की रोशनी में अगर हम देखें तो क्या दुनिया में इन दोनों के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर, मिलिट्री कुव्वत को लेकर जो भौकाल था, जो दबदबा था, जो रसूख था, उसको भारी चोट लगी है? पता चल गया है कि हवा का एक गुब्बारा था, आयरन डोम भी तबाह हो जाता है। रोक नहीं पाता तो बात अलग होती है, लेकिन वो खुद भी तबाह हो जाता है। और अमेरिका के हथियार भी अब तक खात्मा नहीं कर पाए उनका, जिनके लिए एक गोल सेट किया गया था। तो क्या अमेरिका और इजराइल का दबदबा इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया में कम हुआ है और इसने एक नया पैगाम दिया है? देखिए, अमेरिका की साख पे तो यकीनी तौर पर असर पड़ा है और उसका अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि डी-डॉलराइज़ेशन की बहस बढ़ी है, आगे बढ़ी है और ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं, वो अपनी करेंसी लाने की बात गौर कर रही हैं। और अगर डॉलर को दुनिया की करेंसी में कोई मरकज़ी हैसियत नहीं बाकी रहती है, तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिकन इकोनॉमी वो कोलैप्स होने के बराबर होगा। इतना बड़ा है, अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी ले आता है और ब्रिक्स इसकी बात कर रहा है और ब्रिक्स में यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत डाउन हुई है। 7 अक्टूबर के इस वाक़े ने लोगों की ज़बानें खोल दी। जो पहले तकल्लुफ़न बात किया करते थे, अब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कई ममालिक के हेड्स बैठ के खुलेआम बात कर रहे हैं। ये फ़र्क आया है 7 अक्टूबर के बाद कि ब्रिक्स भी कह रहा है, ब्रिक्स में जी20 समिट यहाँ इंडिया में हुआ था ब्रिक्स का और उसमें 20 ममालिक कह रहे हैं कि हमारी एक अलग करेंसी होनी चाहिए। अब बहुत सारे ममालिक ने डॉलर में काम करना बंद कर दिया है। तो ये जो है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि दुनिया डी-डॉलराइज़ेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ी और 7 अक्टूबर से पहले ही बढ़ रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद वो आवाज़ें मुखर हो गई, खुल के सामने आई हैं और बात हो रही है। इसी तरह इसराइल की जो शख्सियत के जो है, जो आप कह रहे थे भोकाल, वो भोकाल तो जंग खत्म होने के बाद पता चलेगा कि अब कितना है। आज की तारीख में तो ये जो मैंने अभी इससे पहले अर्ज़ किया कि दुनिया की सारी एयरलाइन्स जो हैं, वहाँ जाने से जो रेप्यूटेड है, इंडिया समेत रेप्यूटेड एयरलाइन्स अब तेल अवीव को में नहीं जा रही। तो आप समझते हैं उसका कि एक और इससे असर है, उनको कोई टूरिज्म नुकसान नहीं ठप पड़ होगा? रहा है, लोग जा नहीं रहे। होटल्स, बिजनेस, होटल इंडस्ट्री को नुकसान है। लोग टूरिस्ट भी नहीं जा रहे हैं, माल नहीं पहुँच रहा है उनके पास ठीक से। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते हैं, वो बंद हो गए। दूसरे कई मुल्कों ने अपनी बहुत सारी इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ का सौदा करना और एक्सपोर्ट करना इसराइल को बंद कर दिया है। दूसरी बात ये है कि ये जो बात चली वो इस्राएली प्रोडक्ट के बायकॉट की, अब गौर से देखिए, भले ही आप कहें कि नहीं कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन उसका असर यकीनी तौर पर पड़ा है। मैं अपने चारों तरफ के माहौल में देखता हूँ कि हम जिन पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में हमको मेजर इस्राएली प्रोडक्ट का इस्तेमाल बड़ी हद तक कम होता मैं हुआ वो दिखाई एक दिया। कैफ़े चेन को मैं मसलन नाम कोल्ड नहीं ड्रिंक्स लूँगा का उसका, उसकी इस्तेमाल, पहली तिमाही में पानी का बहुत बड़ा इस्तेमाल, नुकसान हुआ है। चॉकलेट्स का इस्तेमाल। जी, जी। तो ये एक बड़ा नुकसान उनको पहुँच रहा है, इसमें क्या दो राय है, ये तो वाज़ेह तौर पर सबको दिखाई दे रहा है। अब इनसे हथियार कितने खरीदे जाएँगे और कितनी ट्रेडिंग बाद में होगी, तो जंगबंदी के बाद पता चलेगा। अभी तो हज़ारों, लाखों लोगों के रोज़ाना की तादाद में यहूदी इस्राएलियों के मुज़ाहरे बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर हो रहे हैं। लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं 10 महीने में आप हमारे कैदी नहीं छुड़ा पा रहे।
ये सवाल खुद इसराइल के अंदर खड़ा हुआ है। खुद इसराइल की जो मौजूदा सरकार है, वो शक व शुबहात के घेरे में है, तनकीद का निशाना बन रही है। तो इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, उसे तो वो फेस कर रहे हैं। भले ही जो मीडिया प्रोपेगेंडा के ज़रिए वो अपना फेस बचाए हुए हों, सिर्फ़ प्रोपेगेंडा के ज़रिए कि वीडियो बना के भेज रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और वीडियोज़ चलवा रहे हैं सारी दुनिया के टेलीविज़न पर और खुद हमारे मुल्क के टेलीविज़न पर भी कि देखिए हम कितने अच्छे हैं। तो जंगबंदी के बाद राज़ खुलेगा कि कितने अच्छे हैं और कितनी इकोनॉमिक लॉस हुआ है और कितना रेपो अब दुनिया में बाकी बचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो ये इतना लंबा मामला है कि इस पर तो कई घंटों की डिबेट हो सकती है और इसके आयाम भी कई डायमेंशंस हैं। हमने तो ईरान को नहीं छुआ, हमने अरब कंट्रीज़ को नहीं छुआ, हमने अभी इस डिबेट में हिज़्बुल्लाह को नहीं छुआ, यमन के हाउथीज़ को नहीं छुआ, लेकिन उन पर भी हम बातचीत करेंगे। आज की बातचीत से जो मुझे लगता है, एक लफ्ज़ में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जंग चाहे जितनी लंबी चल जाए, सीज़फायर चाहे जितनी दूर चला जाए, हार इजराइल की ही होने जा रही है, नुकसान तो हो चुका है। बेशक, बेशक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम रहमानी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इतना वक्त दिया। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स को हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमें अपना कीमती वक्त यूं ही देते रहेंगे। सभी को मेरा सलाम अर्ज़ है। आज़ाद वर्ल्ड इंडिया देखते रहिए।